एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 8 की जो हिस्ट्री है उसके 4th चैप्टर उपनिवेशवाद एवं जनजाति समाज के क्वेश्चन आंसर को। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनजाति समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते हैं। तो उनको हम लोग आदिवासी कहते हैं। फिर दिक्कू किसे कहा जाता है, तो जो गैर आदिवासी, जैसे हम लोग आदिवासी नहीं है ना, तो आदिवासी लोग हम लोगों को दिक्कू कहेंगे, तो वो गैर आदिवासी होते हैं। फिर बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे, तो जो बिरसा मुंडा थे वो छोटा नागपुर के निवासी थे। उसके बाद है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर गिंडालियों ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन में जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया। तो आप इसका आंसर देख लो कि ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी का था। उसमें गिंडालियों ने अपने भी जो जनजातीय आंदोलन था उसको वहाँ पे जाके उन्होंने जोड़ दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि उसके बाद है कि झारखंड किस राज्य से विभाजित के परिणाम स्वरूप बना है, तो वो अपने बिहार से बना है। कब बना है, तो ये जून 2000 को। ठीक है, मतलब 23 साल हो गया उसके हैप्पी बर्थडे का, तब झारखंड बना था। उसके बाद है कि यहाँ पे हमें मिलान करना है। फर्स्ट है जादो नांग, तो जादो नांग जो हो जाएगा फर्स्ट का ग हो जाएगा यानी जेलियांगरोंग आंदोलन। बिरसा मुंडा का हो जाएगा अंग यानी सिंगबोगा, उनके कुल गुरु थे। फिर कंध जाति, तो 3 का ख हो जाएगा जो कि उड़ीसा के हैं। फिर टिकेंद्रजीत सिंह, तो इसका हो जाएगा क यानी मणिपुर के थे। और जतरा भगत जो थे वो ताना भगत आंदोलन किए थे। तो ये इसका सारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 18वीं शताब्दी में जनजाति समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज पूरी तरह से जंगल पर निर्भर था। वे जंगलों में व उसके आसपास रहते थे। उनके दैनिक उपयोग के अधिकांश जरूरतों की पूर्ति जंगलों से ही होती थी। उनके पशुओं के लिए चारा, उनके लिए खेती की जगह सब जंगल की ही देन थी। उनके घर भी जंगल की लकड़ियों के ही बने होते थे। कहने का अर्थ यह है कि क्या है, तब जनजातीय समाज अपनी आजीविका व अस्तित्व के लिए पूरी तरीके से यानी पूर्णतः जंगलों पर निर्भर थे। चाहे भोजन सामग्री हो या आवास, सब के लिए वे जंगल पर उनकी निर्भरता थी। तो ऐसे में आप देखोगे कि अंग्रेज जो जंगल काट रहे थे या उनको निकाल रहे थे, तो वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था उनके खिलाफ। फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि आदिवासी खेती के लिए किन किन तरीकों को अपनाते थे। आप देखोगे कि जिस तरीके से हम लोग खेती करते हैं ना, आदिवासी का तरीका हमसे काफ़ी अलग होता है। जैसे आदिवासियों की खेती का तरीका बिल्कुल अलग था। पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले आदिवासी झूम खेती की विधि अपनाते थे। झूम यानी घूम घूम कर, झूमना नहीं कहते, बहुत झूम रही है मतलब घूम रही है। तो इसके अंतर्गत वे जंगल के सभी भागों में किसी भी भागों को काट छाट कर साफ करते थे और उस जगह पर 2-3 वर्ष तक खेती करने के बाद जब जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तब वह किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराते थे। इससे कुछ वर्षों तक जमीन खाली छोड़ देने के बाद पहले की तरह वह वापस जंगल उग जाता था। उससे उनकी खेती के काम के साथ साथ जंगलों को भी कोई नुकसान नहीं होता था। इस विधि को घुमंतरू कृषि विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उनका तरीका था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के प्रति आदिवासी का विरोध क्यों हुआ। तो आप देखो यहाँ पे कि अंग्रेजों ज़्यादा से ज़्यादा लगान प्राप्त करने की होड़ में जंगलों तक भी पहुँच गए थे। अंग्रेज जो थे ना वो बहुत लालची किस्म के थे, उनको बस कैसे भी हमारे देश से फ़ायदा चाहिए था। तो वो गांव में शहर में लोगों को तो परेशान कर ही रहे थे। उसके बाद उनको आदिवासियों लोगों का भी आइडिया आया और वो वहाँ पे भी चले गए अपना इंटरफेयर करने के लिए। उन्होंने आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया। आदिवासी मानते थे कि उनके पूर्वजों ने जंगलों को साफ करके उसे खेती के लायक बनाया है, इसीलिए ज़मीन के मालिक वे स्वयं है। सही बात है। जबकि अंग्रेजों ने नई लगान व्यवस्थाओं के तहत उनके द्वारा जोती जाने वाली ज़मीनों का बाकी किसानों की तरह सालाना लगान की राशि तय कर दी कि नहीं भाई, साल में अब तुमको भी लगान देना ही पड़ेगा। और क्योंकि आप देखोगे कि जंगल में जो आदिवासी रहते थे वो करेंसी यानी पैसा या सिक्का ये सब का यूज़ नहीं करते थे। वो लोग
खेती करते थे, खाते थे, जो कुछ चीज़ें ही उनको चाहिए होती थी तो जो अपने सामान के बदले सामान दे देते थे, जैसे शहद बहुत हुआ या कोई फ्रूट, कोई वेजिटेबल बहुत हुआ, तो उसको गांव शहर के लोगों से बेच के अगर उनको कपड़ा या नमक, यही कुछ चीज़ें जो उनको चाहिए होती थी तो वो ले लेते थे। तो अब वो लगान कैसे देंगे, उनके पास पैसा तो होता नहीं था और इसीलिए उनके लिए बहुत तकलीफ हो जाता था। अब लगान राशि को चुकाने पर उनकी ज़मीनें नीलाम होने लगी और वे झूम खेती नहीं कर पाते थे। अब झूम खेती तो क्या, कहीं पे भी खेती कर दो। अब ऐसे में वो लोग ज़मीन का मालिक खोजते थे तो मालिक तो कहीं रहता नहीं था, तो ये भी उन लोग को झूम के खेती करने वाला काम ख़त्म हो गया। दूसरी जगह क्या है कि अगर वो टैक्स नहीं देते थे तो उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। तो ऐसे में जो महाजन और अंग्रेज है वो यही चाहते थे कि किसी तरह उनके ज़मीनों को हथियाया जाए और उन्हें बंधुआ मजदूर बनाया जाए, क्योंकि वो मेहनती बहुत होते थे। अतः गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई शोषण व जुल्म की नीतियों के फलस्वरूप आदिवासियों का उनके प्रतिरोध हुआ और वे शस्त्र उठाने के लिए विवश हो गए। तो लास्टली आप देखोगे कि अब किसी की भी बर्दाश्त की एक सीमा होती है, अगर उसको हद से ज़्यादा परेशान करोगे, हद से ज़्यादा आप उसको दुख दोगे ना, तो एक दिन वो आपके खिलाफ हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ। 4th नंबर क्वेश्चन है कि वन अधिनियम ने आदिवासियों को किन अधिकारों को छीन लिया। तो आप देखोगे कि तेजी से खत्म होते जंगलों की समस्या को हल करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सन 1865 में वन अधिनियम भी बनाया। वन अधिनियम के तहत वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए तथा पुराने जंगलों को बचाने के लिए ढेरों नियम बनाए गए। इन सब का असर यह हुआ कि आम लोगों और आदिवासियों को जंगलों पर जो परंपरागत अधिकार था वो छीनने लगा। वे अपनी मर्जी से लकड़ी काटने और जानवर चराने और फल फूल इकट्ठा करने या शिकार करने के लिए जंगलों में नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि उनका जंगलों में प्रवेश तक को वर्जित कर दिया था। और देखो कि ये तो जंगल को काटते भी नहीं थे, ये तो खेती, मान लो कि एक जगह जंगल काटे, खेती किए, फिर वो अगले साल दूसरे यहाँ चल जाते थे तो वहाँ अपने आप जंगल उग जाता था। तो आदिवासियों से जंगल को कोई खतरा नहीं था। लेकिन जंगल को खतरा कैसे था, तो जंगलों को क्या होता था, जब उन्होंने रेलवे स्टार्ट किया तो उन्होंने जंगल काट कर चारों तरफ अपने रेलवेज को, रेलवे के जो ब्रांचेस है उसको फैला दिया है ना, रेल पटरियों को चारों तरफ फैला दिया। तो वन तो इनके कारण कटा, लेकिन बोझ किस पे डाल दिया, तो आदिवासियों पर डाल दिया। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है कि ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समाज में असंतोष पैदा कर दिया कैसे। तो आप देखोगे कि ईसाई मिशनरियों का वास्तविक उद्देश्य जनजाति क्षेत्रों तक अपना वर्चस्व स्थापित करना तथा उनका धर्म परिवर्तन करना था, जिसके लिए उन्होंने आदिवासी के धर्म एवं उनकी संस्कृति की आलोचना करना शुरू कर दिया और बहुत से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन भी करा दिया। उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि महाजन जमींदार आदि उनके हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन वास्तविकता में वह उनका शोषण ही करने लगे। इन्हीं कारणों से आदिवासी समाज ने ईसाई मिशनरियों के प्रति असंतोष पैदा हुआ। आखिरकार अंग्रेजी और गैर आदिवासियों के खिलाफ आदिवासियों की जगह जगह पर अस्त्र शस्त्र उठा लिए। आप देखो, भारत हिंदुस्तान है ना, ये तो हिंदुओं का देश था, तो यहाँ पे तो पहले मुस्लिम शासक आ गए और कुछ लोगों को मुस्लिम बना दिया जबरदस्ती शादी करके। तो अपने यहाँ कोई भी अगर मुस्लिम धर्म का है या कोई भी ईसाई धर्म का है तो वो कोई असली मुसलमान या असली हिंदू, ये क्रिश्चियन तो है नहीं, वो तो जबरदस्ती कन्वर्टेड कराए गए हैं। तो चलो ये करवा दिया, बट ये जो ये क्रिश्चियन ईसाई मिशनरी जो थे, ये मतलब इनका एक मुहिम चलता है कि आप आइए, जैसे देख लिए जो गरीब है, ठीक है, जिनके पास 5 लाख रुपया नहीं है और उनको टैक्स देना है, उनके ऊपर कर्ज है, तो ये जो चर्च के लोग होते हैं वो लोग उन लोग को लालच देते थे कि आप आइए, अगर धर्म परिवर्तन कर लीजिएगा, अगर ईसाई बन जाइएगा तो आपको हम 5 लाख रुपया फ्री में देंगे। अभी भी होता है, अगर अभी भी आप चर्च में जाओ तो फादर लोग आपको ज्ञान देंगे कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तन कर लोगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा होगा। और जो कुछ जो पढ़े लिखे लोग नहीं है या कुछ कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या फिर जो मानसिक रूप से उतने मतलब समझदार नहीं है, तो उनको लगता है कि हाँ भाई पैसा तो दे रहा है ना, वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। जबकि
जबकि क्या है कि धर्म, आप देखोगे कि धर्म वो लोग, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा जो धर्म है या हमारा जो कल्चर है भारत, वो बहुत संपन्न था, है ना। और किसी भी अगर आप कोई सभ्यता को नष्ट करना चाहते हो तो सबसे ईजी है उसके आप संस्कृति और सभ्यता को मतलब उसकी संस्कृति को और उसके धर्म को अगर आप बदल देते हो तो सभ्यता खुद समाप्त हो जाएगी। तो यही दिमाग लगा कि वो लोग धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिए। तो आदिवासी को पहले तो लगा कि हाँ ये लोग उनका हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब उनको लगा, क्योंकि बिरसा मुंडा भी आप देखोगे तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और ईसाई बन गए। बट जैसे ही वो ईसाई बने उन्होंने देखा कि नहीं चीज़ें गड़बड़ है, फिर वो वापस अपने धर्म में आ गए और उसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह किया और जहाँ पे भी ईसाई मिशनरी थी सब पर हमला किया था। तो ये क्योंकि ये उनकी चाल थी ईसाइयों की। उसके बाद है कि बिरसा मुंडा कौन थे, जो उन्होंने जनजाति समाज के लिए क्या किया। तो अब देखिए कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1874 ईस्वी के छोटा नागपुर प्रमंडल के एक छोटे से क्षेत्र चलकद में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कदमी था। शुरू में तो वो कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर ईसाई धर्म को अपनाया, पर बाद में असंतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गए। अब उनके मन में अंग्रेजों एवं माता का नाम क्या कहा हो गया अब उनके मन में अंग्रेजों एवं जमींदार था। सन 1895 में उनके कुल देवता सिंह बोगा से प्रभावित होकर अपने आप को भगवान का अवतार घोषित कर लिया। बिरसा मुंडा ने अपने आप को 1895 में भगवान घोषित कर लिया और रांची के एक जेल में 2 जून 1900 को हैजा के कारण उन बीमार हुए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अंततः मुंडा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झुका दिया और उन्होंने जनजाति समाज को संरक्षण द्वारा विशेष सुविधाएं भी थी। आप देखोगे कि जैसे कोई जितना है ना तो उतना उनके फॉलोअर्स नहीं होते, बट अगर कोई ऐसा आदमी जो बहुत क्रांतिकारी था तो वो जब मर जाता है तो लोग ज़्यादा ये हो जाते कि नहीं भाई वो हमारे लिए लड़ते लड़ते मर गए, मतलब कि वो कुछ तो उनमें सच्चाई थी, तो लोग उनके फॉलोअर्स अचानक से बढ़ जाते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। और इसलिए वैसे आप देखोगे सिचुएशन में उनके मतलब वो जो चाहते हैं उनके हित को पूरा कर दिया जाता है। तो ठीक वैसे ही इनके साथ भी हुआ। उसके बाद 7 क्वेश्चन है कि अंग्रेज संथालों का शोषण किस तरह किया करते थे। तो अंग्रेज संथालों का हर प्रकार से शोषण किया करते थे। उन्होंने सबसे पहले तो नई लगान व्यवस्थाओं के तहत उनकी ज़मीन को बेदखल कर दिया। फिर उन्होंने लगान की भारी राशि चुकाने के लिए उनको असमर्थ बनाकर उनके ज़मीन को नीलाम कर दिया। आदिवासियों को उन्होंने वन अधिनियम बनाकर जंगलों का उपयोग करने से वंचित कर दिया। कभी जो स्वतंत्र और अपनी ज़मीन के मालिक थे वे अंग्रेज़ों ने उन्हें बंधुआ मजदूर बनने की हालत में ला दिया। अंग्रेज़ों ने संथालों का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और हर तरह से शोषण किया। अंग्रेज बहुत खराब आदमी थे, तो वो जैसे चाहते थे ना वो वैसा, मतलब वो देखते थे कि आखिर क्या कमी है, वो बहुत मतलब चाल चलते थे। तो और उसके बाद वो उस हिसाब से वो काम करते थे ना, ऐसे ऐसे कानून लाते थे कि आपके पास कोई दूसरा उपाय ही नहीं छोड़ते थे उनके विवश कर देने का। मतलब वो कैसे भी ना आपका ज़मीन हथिया लेते थे, उसके बाद आपको बंधुआ मजदूर बनवा लेते थे ये वो। तो मतलब उनके पास पूरा टैक्टिस से वो चलते थे। तो इसी कारण आप देखोगे कि अंग्रेज 200 साल तक रहे, क्योंकि वो बहुत दिमाग से चाल चलते थे। फिर है कि जादो नांग कौन था, उनकी उपलब्धियों के विषय में बताइए। तो आप देखो जादो नांग रांगमेई जाति का नेता था। उनके नेतृत्व में 1920 में जनजाति लोगों ने विद्रोह शुरू किया। जादो नांग ने सर्वप्रथम 3 जनजाति जेमई, लियांगमेई और रांगमेई, ये मणिपुर के थे, ठीक है, में एकता स्थापित कर अंग्रेजों और गैर आदिवासियों का बाहर खदेड़ने का एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया। आप देखोगे कि अब आप सोचोगे एक बात यहाँ पे कि ये चलो ठीक है अंग्रेज के खिलाफ तो वो थे, है ना, लेकिन गैर आदिवासी कौन है और ये गैर आदिवासी का विरोध हर जगह ये लोग क्यों कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि जो अंग्रेज आए थे ना, तो अंग्रेज तो उतने आदमी लेके आए नहीं थे, तो उन्होंने यहाँ पैसे दे देकर या लालच दे देकर यहाँ के जो कुछ भ्रष्ट जो राजा थे उनको, जो जमींदार थे उनको, जो बहुत बहुत बड़े किसान थे उनको, तो कैसे भी उनको अपने साइड कर लिया था अंग्रेजों ने।
तो और उसके बाद महाजन आप देखोगे कि वहाँ चले गए, बसने लगे जंगलों के किनारे। उसके बाद वो जानबूझ के जानते थे कि अगर अब मान लो कि कोई ऐसा आदमी है जिसको हमको पता है कि अगर हम उसको 5 लाख देना तो कभी लौटा नहीं पाएगा, तो जानबूझ के वो 5 लाख दे देते थे। किस लालच में? तो कल को वो उनका ज़मीन हथिया लेते थे, उनको बंधुआ मजदूर बना लेते थे और उनका शोषण करते थे। तो इसी कारण जो आदिवासी है ना, उनको अंग्रेजों से तो दुश्मनी थी ही, बाकी जो गैर आदिवासी यानी जितने भी महाजन, जमींदार और बड़े किसान थे उनसे भी उनकी दुश्मनी थी, क्योंकि वो भी उनका बहुत शोषण किया करे थे। तो इसीलिए, और वो लोग जा के जंगल के किनारे भी बसने लगे थे। तो इन्होंने क्या किया, उसको बाहर खदेड़ा, मतलब भेज दिया अपने घर वापस, और राजनीतिक कार्यक्रम बनाए। खास बात यह थी कि इनका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ गया, और उसके बाद तो हमारा देश आज़ाद ही हो गया। उसके बाद लेकिन अब देखो, जब देश आज़ाद हुआ ना, देखो 1920 में ये शुरू हुआ और देश 47 में यानी 27 साल बाद आज़ाद हुआ। तो अंग्रेज इतने बदमाश थे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये जो जादो नांग है ना, ये बहुत अच्छे नेता थे और इनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने चाल चलकर इसको एक केस में फंसा के फांसी दिलवा दिया। ठीक है, तो उनको लगा कि आंदोलन शांत हो जाएगा। लेकिन उनकी एक बहन थी गिंडालियू, जो कि मात्र 13 साल की थी। तो उसकी बहन ने इनके अब्सेंस में यानी इनके मरने के बाद नेतृत्व किया, और उसके बाद वो उनको भी अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जेल में बंद कर दिया। और आप देखोगे जब अपना देश आज़ाद हो गया यानी 27 साल के बाद, तब जाके उनको जेल से रिहा किया गया। तो हमें लगता है कि मतलब सिर्फ गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू यही सब देश आज़ाद करवाए हमें, बट आप देखोगे कि हमारे आज़ादी में इन लोगों का भी नाम था जिनका नाम हम जानते भी नहीं है ना। बट इन्होंने आप सोचो 27 साल जेल में काटना, जो कि एक 13 साल की बच्ची थी, तो ये कितना बड़ा बात है। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है कि जनजाति विद्रोह में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। तो कई आदिवासी महिलाओं ने उपनिवेशवाद के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये महिलाएं सैनिक कार्रवाई करने से लेकर विद्रोह का नेतृत्व करने तक के कार्य को पुरुषों का साथ देती थी। जादो नांग की 13 वर्षीय चचेरी बहन गिंडालियू ने अपने भाई के बाद उस आंदोलन को संभाला। उसके बाद भी आप देखोगे कि सिर्फ एक लड़की नहीं थी, राधा, हीरा, फूलो, झानो, बिरसा मुंडा के दोस्त गया मुंडा की पत्नी मानी बुई, उनकी बेटी थीगी, नागी और लेम्बू, और उनकी 2 बहुएं ने भी उनके खिलाफ गड़सा, तलवार, कुल्हाड़ी, लाठी और लोहे की छड़ का प्रयोग किया। मतलब वो लोग भी लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद ताना भगत आंदोलन में भी जतरा भगत के बाद लीथो उराव नाम की जनजाति महिला ने नेतृत्व संभाला। इसी तरह की इसी तरह की और बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाओं ने हिम्मत के साथ जनजाति विद्रोह में हिस्सा लिया, है ना। अब तो पहले की महिलाएं काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। अब तो 13 साल के बच्चे से पूछो तो वो क्या कहते हैं, BTS और यही अब क्या कहते हैं, यही आर्मी बनने में बिजी है, BTS आर्मी में। लेकिन ये लोग रियल आर्मी थी, है ना। उसके बाद देखो जनजातीय समाज की महिलाओं का घरेलू उद्योग क्या था। तो जनजातीय समाज की महिलाओं के घरों में चटाई बुनना, बुनाई करना, वस्त्र बनाने का काम करती थी। वे रेशम और लाख उद्योगों में भी अपने पुरुषों का पूरा साथ देती थी। ये बड़ी मेहनती होती है। अभी भी आप देखोगे कुछ जनजाति वर्ग जो झारखंड में है या फिर उस साइड 7 सिस्टर्स वाले जितने भी राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ये सब साइड, तो ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग मेहनत बहुत करते हैं। मतलब हार्ड लेबर जिसको कहते हैं, शारीरिक रूप से वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। वो लोग थकते नहीं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है। और यही कारण था कि मतलब जो महाजन लोग हैं ना, ये लोग इनको बंधुआ मजदूर बनाते थे। सोचो जितना नॉर्मल आदमी 2 आदमी मिलके मजदूरी करता था ना, उतना ये लोग अकेले कर लेते थे। तो इनको तो 50% ही मतलब ये करना पड़ता था। तो इस कारण वो चाहते थे कि कैसे भी इनकी ज़मीन मिल जाए या ये बंधुआ मजदूर बन जाए, मतलब कैसे भी ये उनके हाथ में आ जाए, उनके कब्जे में आ जाए। तो इसीलिए वो मतलब तरह तरह का चाल चल रहे थे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आप देखोगे कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के साथ ही आपको ना बहुत सारे चैप्टर्स के जो पॉइंट है बेद वो आपको समझ में आ गए होंगे। और आप इसी तरीके से पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।